नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 2 जून 2023 है। आज के इस अंक में हम सबसे पहले बात करते हैं 31 मई 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी देश की सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े। इसके मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2022-23 जो मार्च में जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है उसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि यानी 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल्य पर उत्पादों की गणना की जाती है तो उन्हें कहते हैं स्थिर मूल्य पर। तो ये 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 2022-23 में जीडीपी का जो कुल मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद यानी देश में कितने उत्पाद सेवाएं उत्पाद कितना हुआ है उसका कुल मूल्य 160.06 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। जबकि एक साल पहले 21-22 के पहले जो संशोधित अनुमान है उनमें जीडीपी का आंकड़ा 149.26 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो ये वृद्धि है 7.2% यानी 22-23 में देश की जीडीपी वृद्धि 7.2% रही है, जो कि रिजर्व बैंक के अनुमान से भी अच्छी है। रिजर्व बैंक ने 7% के आसपास का अनुमान लगाया था, जबकि ये आंकड़ा 7.2% का रहा है। एक साल पहले वृद्धि है 9.1% यानी 21-22 में जो देश की जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद उसमें जो वृद्धि है वो 9.1% थी और 22-23 में ये थोड़ा कम होकर 7.2% रह गई। लेकिन इसे जो इस समय आर्थिक परिवेश है पूरी दुनिया के कई देशों में महंगाई ऊंची है, एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़ा है और यूक्रेन रूस की लड़ाई का भी कहीं न कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर जारी है। तो उस हिसाब से 7.2% की वृद्धि को एक बेहतर माना जा रहा है। और वर्तमान मूल्य जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से अगर जीडीपी की बात करेंगे तो इसे सांकेतिक या नाम मात्र की जीडीपी भी कहते हैं। तो इस पर करंट प्राइस पर जीडीपी का मूल्य है 272.41 लाख, स्थिर मूल्य पर था 160.06 लाख और करंट प्राइस पे 272.41 लाख। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 11-12 के बाद इतना जो है ये मूल्य वृद्धि का इसमें असर है। और 21-22 में ये करंट प्राइस पे थी 234.71 लाख। तो वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि रही है 16.1%। तो इसको बाजार मूल्य यानी इसमें महंगाई का भी जो महंगाई से दाम बढ़े हैं वो भी शामिल है। तो महंगाई से दाम बढ़े हैं लेकिन वस्तु उतनी ही बिकी है तो उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। जबकि स्थिर मूल्य पर यह होता है कि अगर उसी मूल्य पे गणना करोगे और तब उसमें वृद्धि होती तो इसका मतलब वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, ज्यादा मांग बढ़ी है, ज्यादा गतिविधियां हुई है, ज्यादा बिक्री हुई है। तो इससे इसको वास्तविक जीडीपी वृद्धि कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय का सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा है कि 22-23 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। इन्हीं अनुमानों को अब संशोधित किया जा रहा है जिसमें ताजा सूचनाओं को समाहित किया गया। फरवरी में बजट पेश होता है उसके आसपास जो है ये अग्रिम अनुमान जीडीपी का अग्रिम अनुमान भी जारी किया जाता है। तो इसमें यह भी बताया है कि जीडीपी की गणना कैसे होती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी है, निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों का जो वित्तीय प्रदर्शन होता है, उनके तिमाही परिणाम जो सामने आते हैं उनके हिसाब से उनका आकलन होता है। मछली उत्पादन, देश में सीमेंट और इस्पात का कितनी खपत हुई है, रेलवे प्रति टन नेट किलोमीटर कितना माल ढुलाई की है, प्रति किलोमीटर यात्री के हिसाब से कितनी उसकी कमाई हुई है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो हवाई जहाज चल रहे हैं उनमें कितना माल और यात्री परिवहन हुआ उसका मूल्य कितना था, प्रमुख बंदरगाहों पर माल की ढुलाई कितनी हुई है, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री कितनी हुई है, बैंक में जमा और कर्ज की क्या स्थिति है, केंद्र और राज्य सरकारों के खाते आदि में आए बदलाव को भी जो है उस पर भी एक गौर किया जाता है। ये जीडीपी गणना में सब चीजों को देखा जाता है। इसके अलावा जो गैर जीएसटी राजस्व उसके साथ साथ जीएसटी से प्राप्त राजस्व केंद्र को जो मिलता है, महालेखा नियंत्रक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना का इस्तेमाल उत्पादों पर लगाए गए कर का आकलन के लिए किया जाता है। ये वर्तमान मूल्यों पर होता है। स्थिर मूल्य पर उत्पादों की कर गणना के लिए कराधान वाले माल एवं सेवाओं की मात्रा में कितनी सेवाएं कितनी ज्यादा बढ़ी या माल कितना ज्यादा बिका उसके हिसाब से उसकी वृद्धि का जो है उसकी गणना की जाती है स्थिर मूल्य के मामले में। और इसके अलावा जो सब्सिडी होती है, खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी, यूरिया पर सब्सिडी, पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी, जो पोषक आधारित न्यूट्रिएंट है उन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, इन तमाम चीजों की गणना जो है की जाती है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा निकलता है। तो ये थी सकल घरेलू उत्पाद की बात। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने इसका संकेत भी दिया था कि भारत की जीडीपी वृद्धि 2022-23 के लिए 7% के अनुमान से आगे निकल सकती है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति इस महीने में 4.7% के आंकड़े से नीचे चली जाएगी। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए जिसको कहते हैं, जो कि बैंकों का फंसा हुआ कर्ज जिसकी वसूली नहीं हो रही है, तो उसका परसेंटेज जो है वो मार्च 2023 तिमाही में और कम रह जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा जितने भी
भी जो उच्च आवृत्ति वाले संकेतक है, जो जिस पर भी वो नजर रखता है, वो अंतिम तिमाही में 22-23 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च में वो सब जो है उनका रुझान, वृद्धि का रुझान उनमें देखा गया है। तो रिजर्व बैंक ने 22-23 के लिए 7% का वृद्धि अनुमान रखा था, जबकि अब जो ये अप्रैल के बाद जो 23-24 जो शुरू हुआ है, इसके लिए रिजर्व बैंक ने कहा हुआ है कि 6.4% वृद्धि हम हासिल करेंगे, यानी वृद्धि धीरे धीरे नीचे आ रही है। पिछले साल 21-22 में 9.1% थी, 22-23 में हो गई 7.2% और अब 23-24 के लिए कहा जा रहा है कि 6.5% के आसपास रहेगी, क्योंकि जो पीछे कोरोना काल हुआ था उसमें एकदम नीचे आई थी गतिविधियां, उसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई, धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ने लगी तो एकदम ऊपर गई और उसके बाद फिर अब सामान्य स्थिति की तरफ लौट रही है और नई परिस्थितियां पैदा हो गई। मांग बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, कई बातें हो रही हैं। वहीं IMF ने 2023 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया। IMF कह रहा है कि 2023 में भारत की वृद्धि दर 5.9 रहेगी, जबकि रिजर्व बैंक कह रहा है कि 6.4% रहेगी। तो रिजर्व बैंक का दावा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। वैश्विक वृद्धि का 15% योगदान भारत से होगा, यानी पूरी दुनिया में जो भी वृद्धि होगी उस वृद्धि में यानी 100 करोड़ रुपए अगर वृद्धि होती है तो 15 करोड़ भारत का योगदान होगा, जो कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों के योगदान को मिलाकर भी ज्यादा होगा, यानी दूसरा सबसे बड़ा योगदान। GST की अगर बात करें तो मई के महीने के आंकड़े आए, हर महीने के अगली 1 तारीख को जो है उस महीने के आंकड़े GST के सामने आ जाते हैं। जैसे 31 मई को मई का महीना समाप्त हुआ तो 1 जून को आंकड़े आ जाते हैं, तो ये रहे 1,57,090 करोड़ रुपए। तो अच्छी वृद्धि है, ठीक ठाक वृद्धि है। 1 साल पहले के मुकाबले GST में जो है 12% वृद्धि हुई है। तो GST का आंकड़ा ऐसा लगता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पहले 1,40,000 करोड़ का औसत बना था, अब लगता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने जो है उसके आसपास मिलता रहेगा। और रबी मौसम में जो गेहूं की खरीद की अगर बात करें तो रबी मौसम के विपणन सत्र में गेहूं खरीद का आंकड़ा 260 लाख टन के पार पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले काफी ऊपर है। पिछले साल तो सिर्फ 188 लाख टन की खरीद हुई थी, अब 260 लाख टन पे पहुंच गई है। खरीद अभी चल रही है, रबी विपणन मौसम अभी जारी है। बारिश की वजह से कई जगह इसमें व्यवधान भी आ रहा है, लेकिन फिर भी खरीदारी चल रही है। सरकार के गोदामों में गेहूं चावल की कुल भंडारण स्थिति 579 लाख टन तक पहुंच गई है, यानी गेहूं चावल कुल मिलाकर करीब 580 लाख टन। गेहूं खरीद में इस रबी मौसम में मई अंत तक 47,000 करोड़ रुपए का भुगतान MSP पर गेहूं की खरीद के लिए 21 लाख से अधिक किसानों को किया जा चुका है। अप्रैल 2023 में महंगाई की अगर बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा कम होकर 4.70% पर आ गया, जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकेत भी दिया था। 1 साल पहले इसी माह में जो अप्रैल 2022 की अगर बात करेंगे तो महंगाई का आंकड़ा था 7.79%, यानी 8% के करीब समझ लीजिए। और मार्च 23 में यानी 1 महीना पहले मार्च 23 में 5.66, अप्रैल में 4.70, तो घट रही है। यानी महंगाई बढ़ने का जो क्रम था, रफ्तार थी, वो कम हो गई है। पहले 4.70 से बढ़ रही थी, अब पहले 5.66, मार्च में 5.66, अप्रैल में 4.70। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जो ताजा आंकड़े हैं उसकी अगर बात करें तो मार्च के आंकड़े हैं ताजे, मार्च 2023 के, तो औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जो है 1.1% रही है। वहीं पूरे साल की अगर बात करें अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, तो औसत जो पूरे साल की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि रही है 5.1%, जबकि 1 साल पहले 21-22 में पूरे साल की वृद्धि जो थी 11.4%, यानी उस समय मांग बढ़ी, कोरोना काल खत्म होने के बाद मांग तेजी से बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई तो 11.4%। अब उस 11.4% वृद्धि के ऊपर 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और थोक मुद्रास्फीति की बात करें तो अप्रैल में 0.92% अनंतिम, यानी ये आंकड़े में आगे सुधार होता रहता है, लेकिन करीब 0.92% पर आ गई है थोक मुद्रास्फीति, यानी महंगाई में लगातार कमी आ रही है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें लगातार कमी आ रही है। मार्च 23 में थोक मुद्रास्फीति 1.34% थी, तो अप्रैल में घटकर 0.92% रह गई। मतलब घटने का मतलब ये हुआ कि पहले जहां 1.34% की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो अब सिर्फ 0.92% की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी पहले तेज बढ़ रही थी, अब थोड़ी कम बढ़ रही है। मुद्रास्फीति घटने का मतलब ये नहीं होता कि महंगाई नीचे आ गई है, उसका मतलब महंगाई जो बढ़ रही थी पहले तेजी से बढ़ रही थी, अब थोड़ी धीमी बढ़ रही है। और अंत में मैं ये विशेष तौर पर इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 के जो परिणाम सरकार ने घोषित किए हैं, 5/6/2022 को ये परीक्षा हुई थी। कुल 11,35,697 ने आवेदन किया था, 5,73,735 लोग परीक्षा देने पहुंचे, और इनमें से एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, और इनमें से 13,090 उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में जो लिखित होती है उसके लिए पहुंचे, जो कि सितंबर 2022 में हुई थी। और अंततः 933 उम्मीदवार
उम्मीदवारों को आयोग ने विभिन्न सेवाओं के लिए उनकी नियुक्ति के लिए अपनी संस्तुति दी। इनमें 613 पुरुष, 320 महिलाएं शामिल हैं। ये सिविल सेवा परीक्षा है, लेकिन इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में जो पहले 4 स्थान है, टॉप के जो 4 स्थान पे है, वो महिलाओं ने उन पे कब्जा किया, महिलाओं ने हासिल किए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2022 की जो टॉप 4 पोजीशन उनमें महिलाएं आई हैं। पहले स्थान पर सुश्री इशिता किशोर रही, दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज और कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं ये। दूसरा स्थान सुश्री गरिमा लोहिया का रहा, जो कि दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक हैं। तीसरा स्थान उमा हराती एन का रहा, जो कि IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। चौथा स्थान सुश्री स्मृति मिश्रा का रहा, वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से BSc स्नातक है। फिलहाल इतना ही इस एपिसोड में। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई कमेंट है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।